हेलो स्टूडेंट, अंतिम वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है समय व्यवस्थापन का। आज हम समय व्यवस्थापन के बारे में समझेंगे कि समय व्यवस्थापन क्या है। जिस तरीके से मैंने गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था है, अगले टॉपिकों में समझाया है, उसी तरीके से जिस तरीके से गृह व्यवस्था होती है उसी में गृह व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समय व्यवस्था है, शक्ति व्यवस्था है, व्यवस्था प्रक्रिया है, इन सब का इंक्लूड होना या इन सब का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे समय व्यवस्था के बारे में। समय व्यवस्था के अंतर्गत ये जो समय व्यवस्था होती है, जिस तरीके से हम अपने जितने भी हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, किसी न किसी रूप से कार्य करना पड़ता है। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी रूप से कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो जो वो कार्य हम जो कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, कुछ समय निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि उनके लिए समय का, हमारे पास समय का होना बहुत ही जरूरी है। यदि समय ही नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो कम समय में, यानी कि न्यूनतम समय में अधिक कार्यों को करना, उसकी गुणवत्ता होना या उस कार्य को पूर्ण रूप से सभी गुणों युक्त संपन्न करना, उन कार्यों को संपन्न करना ही क्या कहलाता है, समय व्यवस्थापन कहलाता है। ताकि हम कम समय में जितने अधिक कार्य पूरे कर सके, यानी कि अच्छे तरीके से उन कार्यों को कम समय में पूरा किया जा सके, जिससे कि हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जो लक्ष्य होते हैं उनको हम प्राप्त कर सके। तो वो जो समय होता है वह क्या कहलाता है, समय व्यवस्थापन कहलाता है। यानी कि समय की व्यवस्था करना, यानी कि समय को किस तरीके से हमें अपने लक्ष्यों के लिए सदुपयोग में लेना है, वह कहलाता है समय व्यवस्थापन। समय जो होता है वह क्या है, भौतिक साधन और कुछ मानवीय साधन भी कहा गया। यानी कि कई विद्वानों ने समय को क्या बताया है, भौतिक साधन भी बताया है और कुछ विद्वानों ने मानवीय साधन भी बताया है। यानी कि प्रकृति के द्वारा भौतिक रूप से भी और मानवों के लिए उपयोगी समय को बताया गया है। समय के उपयोग से व्यक्ति पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, वह कहलाता है समय। और उस समय का सदुपयोग करके, उसकी अच्छे से उसकी व्यवस्था करके, उसका सदुपयोग समझकर उसको अपने जीवन में उतारना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही कहलाता है समय व्यवस्थापन कहलाता है। तो ये तो था समय व्यवस्थापन के बारे में। फिर आता है समय का आकलन करना, यानी कि समय को किस तरीके से हम नाप सकते हैं या उसका हम आकलन कर सकते हैं। तो समय का जो आकलन है, समय का जो आकलन है वह, यानी कि जो समय है वह 3 तरह के समय होते हैं, मनोवैज्ञानिक समय, जैविक समय, समय चक्र। और अगले जो आएंगे उसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाती रहूंगी। तो सबसे पहला आता है समय आकलन में आता है, यानी कि समय को किस तरीके से आंका जा सकता है। तो सबसे पहला आता है मनोवैज्ञानिक समय। सेकंड मैंने बताया आपको जैविक समय। और तीसरा आता है समय चक्र। ये आए 3 तरह के समय का आकलन किया जाता है इन 3 समयों के अनुसार। मनोवैज्ञानिक समय कौन सा होता है, यह वह समय होता है कि जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका हम एहसास ले सकते हैं, वह कहलाता है मनोवैज्ञानिक समय। इसके अंतर्गत वह समय आता है जो कि समय, जैसे कि हमारा समय बीतता जाता है, यदि हम कार्य, हमारे पास समय कम है और अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो समय होता है वह किस तरीके से खत्म होने वाला होता है, हमें उस चीज का, समय का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय का हमें एहसास ही नहीं होता कि कब वह
खत्म हो चुका है। और उसी के अनुसार यदि समय अत्यधिक है और काम हमारे पास कम होता है तो बचा जो समय होता है उसको पूरा करने में हमें अत्यधिक समय महसूस होता है कि ये जो टाइम पीरियड है वह जैसे कि रुक गया है। तो हम उस चीज का क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, वह कहलाता है मनोवैज्ञानिक समय। उदाहरण के लिए कि जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के हमारे पास उसका समय होता है 3 घंटों का समय होता है। तो जब हम वो पेपर एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें हमें वह 3 घंटे किस तरीके से व्यतीत हो जाते, खत्म हो जाते, हमें उसका एहसास ही नहीं, पता भी नहीं चलता कि वह 3 घंटे कब खत्म हो चुके हैं और हमारा पेपर समय जो है, अवधि है, वह समाप्त हो चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग कि हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि बस है, ट्रेन है या हमारे किसी दोस्त का है, तो हम बैठे बैठे बिना किसी कार्य के हम उस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, तब वह जो समय होता है वह व्यतीत होता है, वो समय हमें अत्यधिक लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक गया है, यह समय खत्म ही नहीं हो रहा है जब तक कि वह आ नहीं जाता। तो इस तरीके से अत्यधिक कार्य होने पर और कार्य न होने पर जो समय का जो आकलन है वह किस तरीके से किया जाता है, केवल एक अनुभव मात्र से पता लगाया जा सकता है, वह कहलाता है मनोवैज्ञानिक समय। फिर आता है हमारा जैविक समय। जैविक समय वह समय है जो कि मानवों के अंदर, जानवरों में, पशु पक्षियों में, अपने हमारे अंदर निहित होता है, वह कहलाता है जैविक समय। जैसे कि ये वह समय होता है जैसे कि समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर हमारी सारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है वह सब क्या होती है, समय पर होती है। कि जैसे रात होती है तब हम सोते हैं, सुबह होने पर हम अपने आप ही उठ जाते हैं। जैसे पशु पक्षियों में होता है, तो जैसे कि जानवर पक्षी है, जैसे कि चिड़िया जो है, चिड़िया सुबह होते ही, मुर्गा है, सुबह होते ही बांग लगाना शुरू करे, चिड़िया चहकने लग जाती है। सोते ही उनको ना तो किसी तरीके से जगाया जाता है, ना उनसे बताया जाता है कि सुबह हो चुकी है। तो उसी तरीके से जैसे कि मानव बिना बताए किसी के, बिना जगाए किसी के, जैसे कि समय समय पर उनके कार्य होते रहते हैं कि वो खाने के समय हमें जैसे ही भूख लगती है तो खाने के समय हमें अपना भूख लगने लगती है, सोने के समय जो रात होती है तो हमें सोना पड़ता है, सुबह होते ही हम अपने आप सोते ही जग जाते हैं, कार्य के समय हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, घूमने जाने के समय हम बाहर घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से कई शारीरिक क्रियाएं समय के अनुसार होती रहती है, यानी कि वह जैविक रूप से होती रहती है। हमारे अंदर वह समय जो होता है, जैविक समय, वह समय उपस्थित होता है, यानी कि जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वह समय के अनुसार अपने आप ही स्वतः हो जाती है, वह कहलाती है जैविक समय कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट समय चक्र। समय चक्र वह है कि एक पूरे दिन में जो हमें समय मिलता है उस समय में अपने विभिन्न कार्य को निपटाना, यानी कि सभी कार्य को पूरा करना, वह कहलाता है समय चक्र कहलाता है। यानी कि पूरा एक समय, यानी कि पूरे दिन का, यानी कि पूरे दिन में हमें कितने घंटे मिलते हैं, 24 घंटे हमें मिलते हैं कार्य करने के लिए। तो उस पूरे दिन की 24 घंटों में हम जितने भी विभिन्न कार्य हमारे जो संपन्न करते हैं वह संपन्न किए हुए इस कार्यों का आंकलन करना, या उन्हें प्रत्येक कार्य का एक निर्धारित समय होता है, वह कहलाता है समय चक्र कहलाता है। जैसे कि सोना, जगना, कार्यस्थल पर जाना, विश्राम करना, मनोरंजन करना, टहलने जाना, खेलने जाना, दिन रात का होना, मौसमों का बदलना, ये सब क्या कहलाता है, समय चक्र कहलाता है। यानी कि यह प्रत्येक समय का चक्र है जो एक तरीके से पूरा होता रहता है। तो ये कहलाता है हमारा समय चक्र। अब इसके बाद आती है ये जो समय चक्र है, यानी कि जीवन का जो चक्र है, पारिवारिक जीवन का जो चक्र होता है, उसमें अपनी अपनी कई अवस्थाएं होती है जिसमें कि समय की मांग कम या ज्यादा होती रहती है। पारिवारिक जीवन में
विभिन्न अवस्थाओं में समय मांग। ठीक है, अब इसमें क्या, पारिवारिक जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं में समय मांग, यानी कि हमारा जो जीवन चक्र होता है, पारिवारिक जो जीवन चक्र होता है, उनमें कई अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। तो उन अवस्थाओं से गुजरते गुजरते हमें जो समय की जो मांग है, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, उन अवस्थाओं में गुजरते गुजरते हम जितने भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के लिए हमें किस तरीके से समय की हमें जरूरत होती है। कभी हमें किसी अवस्था में हमें समय की अधिक जरूरत होती है, किसी अवस्था में हमें समय की कम जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमारी जो पारिवारिक जीवन चक्र है, उसमें जो जो भी अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, उसमें समय की जो मांग होती है, यानी कि हमें कितना समय व्यय होता है या कितने समय की जरूरत होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो अवस्था होती है, यानी कि हमारे जीवन चक्र की जो अवस्था है, वह हमारे जीवन चक्र की 5 अवस्थाएं होती है। इन 5 अवस्थाओं को अब हम पढ़ेंगे। पहली जो अवस्था होती है वह कहलाती है नए दंपति की अवस्था, यानी कि नवविवाहितों की जो अवस्था होती है, यानी कि नए पति पत्नी मिलते हैं, वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की सोच को समझना, आपस में समायोजन करना, ये सारी चीजों को उसमें समय अपना व्यतीत करते हैं। वह अवस्था कहलाती है हमारे पारिवारिक जीवन की पहली अवस्था, यानी कि अपने परिवार के हमारे परिवार का जो जीवन चक्र है, उसको चलाने की जो पहली सीढ़ी होती है, वह कहलाती है पहली अवस्था। यानी कि उसमें दो मनुष्य जो एक दूसरे को आपस में नहीं जानते, वह दोनों नवविवाहित का बनके दंपति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की परिस्थितियों को, एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे की योजनाओं को, एक दूसरे की कल्पना शक्ति को, सभी तरीके से वह एक दूसरे को में समायोजित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज में ये जो अवस्था होती है, इसमें समय की जो मांग है वह सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में केवल 2 जनों का ही कार्य होता है, पति और पत्नी का, यानी कि 2 सदस्यों का ही कार्य होता है। तो इसके लिए जो समय होता है वह कम व्यतीत होता है। ठीक है ना, समय की मांग जो होती है वह कम होती है, कम समय में सारे कार्य जल्दी से पूरे हो जाते हैं। फिर आती है सेकंड अवस्था, जो इस अवस्था में जब पति पत्नी प्रथम अवस्था अपनी पूरी कर लेते हैं, द्वितीय अवस्था में आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि नए शिशु का जन्म होता है, यानी कि बच्चों का होना। तो इस अवस्था में जो पहली अवस्था थी, उसमें केवल 2 मनुष्य, पति और पत्नी ही होते हैं इस अवस्था में। अब जो सेकंड अवस्था आती है, उसमें क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है, यानी कि परिवार में एक नया सदस्य और जुड़ जाता है। तो जो नवजात शिशु होता है, उसकी देखभाल करना, उसके सारे कार्य करना, उसको बड़ा करना, उसका पालन पोषण करना, उसका हर तरह से ध्यान रखना, और साथ में अपन खुद का भी और अपने पति का भी ध्यान रखना, यह उस गृहिणी का कार्य बन जाता है। यानी कि उस समय में जो प्रथम अवस्था में जो समय की मांग थी, उससे थोड़ा सा समय की मांग क्या हो जाती है, द्वितीय अवस्था में बढ़ जाती है। यानी कि सेकंड अवस्था में थोड़े से समय की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसमें नवजात शिशु की देखभाल का कार्य और जुड़ जाता है। अब तीसरी जो अवस्था होती है, इस तीसरी अवस्था में क्या होता है, जो शिशु होता है, जिसका जो कार्यभार बढ़ा है, वह शिशु क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो वह विद्यालय भी जाने लगता है। विद्यालय जाने से उसके ऊपर परिवार की जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है, वह क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है।
सेकेंड अवस्था में क्या था, वह शिशु छोटा था, उसकी घर पर ही देखभाल करनी थी। अब शिशु क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, वह विद्यालय जाने लगा है, तो उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देखने का भी कार्य बढ़ जाता है, जिससे कि जो समय मांग है वह क्या हो जाता है, दूसरी अवस्था से भी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में बच्चा जो होता है वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने लग जाता है, या फिर क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर होता है। यानी कि जो चौथी अवस्था है उसमें बच्चा या तो अच्छी बड़ी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगा, या अत्यधिक पढ़ाई करने के लिए उसका कार्यभार बढ़ जाता है, उसको अत्यधिक शिक्षा की जरूरत होती है, वह 3-4 ट्यूशन से, कॉलेजेस से उसमें जाना शुरू कर देता है अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या फिर वह क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर होने लग जाता है, या उसकी शादी करवा दी जाती है। तो जिससे जो ये कार्यभार जो है यह वह बढ़ जाता है, जिससे कि समय मांग भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे वापस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह जो बच्चा है, 2 अवस्थाओं तक हमने उस बच्चे पर, वह बच्चा किस पर निर्भर होता है, अपने माता पिता पर निर्भर होता है। लेकिन चौथी अवस्था में आते ही वह बच्चा क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि वह खुद की पढ़ाई, खुद का कार्य स्वयं करने लग जाता है। वो उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसको केवल जैसे खाना बना के देना है, ठीक है, उसके कपड़े धोना है, या उसका कमरा सही करना है, या उसकी जो भी शिक्षण व्यवस्था है उसके लिए उसकी सामग्री को उसके लिए उसको देना, तो ये कार्य हमारे लिए रह जाते हैं। उसके अलावा जो भी कार्य होता है वह क्या होता है, वह स्वयं करता है, तो इसलिए वह आत्मनिर्भर हो जाता है। तो उसकी जो जिस तरीके से वो पूरी तरह हमारे ऊपर आश्रित था, उससे वह क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम वह आत्मनिर्भर बढ़ जाता है। तो जैसे जो समय की मांग होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि हमारे लिए जो कार्यभार बढ़ गया था वह क्या हो जाता है, अब थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आती है लास्ट 5वीं अवस्था। इस अवस्था में पूरी तरह बच्चा क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है, वह अपनी पत्नी को लेकर घर से अलग रहने लग जाता है, वह अपना नया जीवन यापन करना शुरू हो जाता है, यानी कि अब उस बच्चे के लिए क्या हो जाता है, अपना जीवन चक्र शुरू करने वाला होता है, यानी कि इन सब अवस्थाओं से अब वह बच्चा गुजरेगा। तो हमारे लिए इस 5वीं अवस्था में पूरी तरह कार्य किसके जैसा हो जाता है, पहली अवस्था के बराबर, यानी कि बच्चे का नवविवाहित विवाह हुआ, अब वह क्या हो जाता है, पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरह अपना पालन अब वह खुद कर सकता है, वह किसी भी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर नहीं होता है। तो इस तरीके से जो माता पिता के जो कार्य होते हैं वह कार्यभार क्या हो जाते हैं, वापस कम हो जाते हैं, जिससे कि समय मांग भी एकदम कम हो जाती है। तो पहली अवस्था और 5वीं अवस्था लगभग क्या हो जाती है, लगभग एक जैसी, यानी कि समय मांग क्या होता है, इनमें एक जैसा हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। बीच की जो 3 अवस्था होती है उसमें समय मांग बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो जीवन काल की जो अवस्थाएं जो होती है, उन अवस्थाओं में समय को, कार्यभार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे समय मांग भी बढ़ती जाती है। तो ये था जीवन काल में जो इतनी अवस्थाएं होती है उसमें समय की मांग। अब आता है कि जो समय व्यवस्था करते हैं हम, उसके लिए कौन कौन से तत्व निर्धारित होते हैं, यानी निर्धारक जो तत्व होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये है समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। इनके अंतर्गत आते हैं समय मूल्य, समय मानक, समय चक्र, अतिरिक्त कार्यवर्ग, जीवन चक्र और विश्राम का। ये सारे जो है वह आते हैं हमारे समय व्यवस्थापन के जो निर्धारक तत्व है वह कहलाते हैं। तो सबसे पहला आता है समय मूल्य। सेकंड आता है समय मूल्य, समय मानक, समय चक्र
फिर आता है अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त कार्यभार के बाद आता है कार्य वक्र, फिर आता है जीवन चक्र। ये सभी आते हैं हमारे। एक सातवां आता है विश्राम काल। ठीक है, तो ये है सारे सातों क्या है निर्धारित तत्व। ठीक है, यानी कि समय व्यवस्थापन के निर्धारित तत्व। सबसे पहला आता है समय मूल्य। समय मूल्य क्या है? समय का अधिकतम जो उपयोग करना वह कहलाता है समय मूल्य कहलाता है। यानी कि योजना बना के योजनाबद्ध जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि योजना बनाकर जिन कार्यों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करके उन कार्यों को पूरा किया जाता है, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो जो समय है उसके मूल्य का अनुभव होना और या एहसास होना, उसका ज्ञान होना हमें बहुत ही जरूरी होता है। तो समय मूल्य जो होता है, यानी कि समय का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना, यानी कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना। जो भी समय हमें बचा हुआ समय मिलता है उसमें किसी न किसी कार्य को करना जरूरी होता है, तभी हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है, हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सा समय है लेकिन हम उसको मनोरंजन में या अन्य किसी कार्य में व्यर्थ उसको गवा देते हैं, तो वह जो समय का जो मूल्य होता है वह हम उस समय समझ नहीं पाते। लेकिन वही समय, उस मूल्य का जो है पता हमें बाद में पता चलता है, जब वह समय हमारे लिए बीत चुका होता है, तब हमें उस समय का एहसास होता है। तो समय का जो मूल्य है वह समझना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है समय मानक। समय मानक यानी कि किसी कार्य को करने में कितना समय हमारा व्यय हो चुका है, उसका आकलन करना क्या कहलाता है? समय मानक कहलाता है। समय मानक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमने कार्य किया है वह कार्य कितने समय में हुआ है या उस कार्य के लिए हमें कितना समय लगा है, उस समय को आंकना या उसका ध्यान रखना ही क्या कहलाता है? समय मानक कहलाता है। यानी कि समय किस कार्य को अधिक समय लगेगा या किस कार्य को कम समय लगेगा, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो जिस कार्य में अधिक समय लगता है वह कार्य हमें सबसे पहले करना चाहिए, और उसके बाद जिस कार्य में समय कम लग रहा है वह कार्य हमें करना चाहिए। तो अधिक समय वाला जो कार्य हम पहले करते हैं और कम समय, तो उससे हमें क्या होती है? हमारा परिश्रम भी कम लगता है, हमें थकान भी कम होती है और हम जो अनुभव है या हम आनंद की प्राप्ति महसूस करते हैं। फिर आता है समय चक्र या समय क्रम भी कह सकते हैं इसको। समय क्रम, समय जो क्रम है वह है यानी कि जो हम पूरे दैनिक कार्य यानी कि पूरे दिन में जो हम काम करते हैं उसका एक क्रम बनाना, वह कहलाता है समय क्रम या समय चक्र कहलाता है। यानी कि पूरे दिन का जो कार्य है उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, क्रम से उन कार्यों को करना, वह कहलाता है समय क्रम कहलाता है। जिसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं? हमारे दैनिक कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, पारिवारिक कार्य है, ठीक है ना, साप्ताहिक कार्य होते हैं, मौसम या वार्षिक कार्य जो होते हैं, ये जो सारे आकस्मिक जो कार्य आ जाते हैं वह सब कार्य कौन से कहलाता है? समय क्रम के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। यानी कि दिन भर के कार्य करना, ऑफिस सुबह उठना है, झाड़ू पोछे करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ठीक है ना, बड़े आदमियों उनको ऑफिस के लिए भेजना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, ठीक है, उसके बाद दिन के कार्य बुजुर्गों की सेवा करना, ये सारे जो कार्य आते हैं वह एक क्रमबद्ध में कार्य किए जाने चाहिए। यानी कि उनकी एक क्रम श्रृंखला बननी चाहिए। यानी कि ये सारे कार्य हमारे जैसे कि व्यक्तिगत कार्य मैंने बताया तो उसमें आता है लेखन करना, चित्रकारी करना,
ये सारे जो कार्य होते हैं वह व्यक्तिगत कार्य होते हैं। पारिवारिक कार्य में यानी कि पूरे परिवार के सभी सदस्यों के जितने भी कार्य होते हैं, भोजन बनाना, आवास व्यवस्था करना, शैक्षणिक कार्य आता है, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सारे जो आते हैं वह हमारे पारिवारिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं जैसे दैनिक कार्य, जिसमें कि हर रोज के कार्य यानी कि कमरों की सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, खाना बनाना, परोसना, झाड़ू निकालना, पोछे, ये सारे हमारे दैनिक कार्य यानी कि ये कार्य हमें रोज करने पड़ते हैं। फिर आते हैं साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक कार्य जैसे कि जाले साफ करना, घर के जितने भी जाले लगे होते हैं वह हम रोज नहीं करके सप्ताह में एक बार कार्य करते हैं। घर को धोना है, ठीक है ना, घर के जितने भी जैसे कि अलमारियों की साफ सफाई करना है, छत की साफ सफाई करना है, तो ये सारे जो कार्य आते हैं वह साप्ताहिक कार्य आते हैं। उसके बाद आते हैं मौसम के अनुसार या वार्षिक कार्य, जैसे कि मौसम के अनुसार कुछ कार्य जैसे कि अचार है, पापड़ है, खींचिए है, बढ़िया है, ये बनाना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, अनाजों का संरक्षण करना, हमारे जन्मदिन, एनिवर्सरी जो आती है उसकी हम पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो सारे कार्य होते हैं वो मौसमी या वार्षिक कार्य कहलाते हैं। फिर आते हैं आकस्मिक कार्य, यानी कि अचानक कोई कार्य का वो आ जाना, जो कार्य हम सोचते नहीं या दैनिक रूप से नहीं होते लेकिन अचानक रूप से आ जाते हैं, जैसे कि अतिथि यानी कि मेहमानों का एकदम से आ जाना, बीमार पड़ना, तो बीमार पड़ने पर डॉक्टरों को दिखाना, रोगी अगर किसी को कोई रोग हो गया है तो उसकी सेवा करना, ये जो कार्य है यह रोज के दैनिक कार्य में या अन्य कार्यों में नहीं आती, ये आकस्मिक होते हैं यानी कि अचानक होने वाले कार्य होते हैं। तो ये जो सारे कार्य होते हैं वह कौन से होते हैं? समय क्रम के कार्य होते हैं। फिर आता है हमारे अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त कार्यभार यानी कि एक साथ बहुत सारे अधिक कार्य करना, वह कहलाता है अतिरिक्त कार्य भार कहलाता है, यानी कि कम समय में बहुत सारे अत्यधिक कार्य को करना, ये सब यानी कि इसको एक तरीके से शिखर समय भी कहा जाता है, यानी कि जो शिखर की ऊंचाई पर समय जो होता है वह, यानी कि जिसमें अत्यधिक कार्य भार हमारे ऊपर आ गया, बहुत सारे कार्य कम समय में हमें बहुत सारे कार्य एक साथ करने होते हैं, तो वह समय जो होता है वह कहलाता है शिखर समय, जिसमें कि अतिरिक्त कार्य भार आ जाता है। फिर अगला है नेक्स्ट समय वक्र। यह वह वक्र है जिसके अंतर्गत की जितने भी हमने जो कार्य किए हैं, जितने भी परिवार में जो रोज कार्य किए जाने वाले होते हैं उनका कार्यभार का जो वितरण की जो जानकारी हमें मिलती है जिस वक्र से, वह कहलाता है समय वक्र, या हम कह सकते हैं इसको कार्य वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य इस वक्र में क्या किया गया है, किसका आकलन किया गया है? कार्य का। जो भी हम पूरे दिन का कार्य करते हैं, जितने भी हमने कार्य किए उसका एक वक्र बनता है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने कितने कार्य किया है। फिर आता है जीवन चक्र, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में कार्य वक्र अलग अलग होना चाहिए, यानी कि जो भी मैंने अभी जीवन चक्र के बारे में बताया था कि जीवन चक्र में ये 5 अवस्था होती है, इन 5 अवस्थाओं में हमें जो समय है वह समय की जो मांग है वह हमें क्या हुई है, अलग अलग जरूरत महसूस हुई है, यानी कि 2 अवस्थाओं में हमें एक जैसी हुई है, बीच की अवस्थाओं में जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे समय चक्र बढ़ता है, और जैसे ही लास्ट में जाके वापस समय चक्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि समय की मांग कम हो जाती है। तो हर एक अवस्थाओं में जो समय की मांग है वह क्या होती है, बदलती रहती है। फिर आता है सबसे लास्ट विश्राम काल, यानी कि अपने शरीर को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या करना, रेस्ट देना, आराम देना शरीर को, यानी कि कुछ समय के लिए कार्य के जो तनाव होता है उससे मुक्त होना क्या कहलाता है, विश्राम काल कहलाता है। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच में हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, अपने शरीर को, मस्तिष्क को आराम देना चाहिए, वह जो समय होता है वह कहलाता है विश्राम काल कहलाता है। तो यह था व्यवस्थापन के निर्धारित तत्व, यानी कि समय की जो हम व्यवस्था करते हैं उसके बीच जो समय होता है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। फिर लास्ट आती है
समय व्यवस्था की प्रक्रिया, यानी कि समय व्यवस्था की प्रक्रिया, यानी कि समय व्यवस्था जो हम करते हैं उसकी प्रक्रिया किस तरीके से निर्धारित की। जिस तरीके से हमने गृह व्यवस्था की प्रक्रिया को समझा था, यानी कि घर की जो भी हम व्यवस्था करते हैं उसके लिए किस तरीके से प्रक्रिया बनानी चाहिए, प्रक्रिया करनी चाहिए, उसी तरीके से गृह व्यवस्था की भी प्रक्रिया करनी चाहिए। तो इसमें पहले सबसे पहले आता है समय का आयोजन करना। फिर आता है जो समय का आयोजन किया है उसका कि उस पर क्या करना, नियंत्रण करना। आयोजित समय पर नियंत्रण करना, ठीक है। और तीसरा आता है जो भी हमने समय पर नियंत्रण किया है, जो भी हमने समय का आयोजन किया है, उस समय का लास्ट में जाकर मूल्यांकन करना। इन तीन बिंदुओं से हम समय की जो समय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि जिस तरीके से गृह व्यवस्था की प्रक्रिया को करना चाहिए उसी तरीके से समय व्यवस्था की प्रक्रिया को भी करना चाहिए। यानी कि जो प्रक्रिया गृह व्यवस्था हम निर्धारित करते हैं, उसकी व्यवस्था करने जा रहे होते हैं, तो उसको किस तरीके से सुचारू करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले समय का आयोजन करना, यानी कि जो भी समय है उसको भली भांति उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। यानी कि सुबह उठते ही हमें किन किन कार्यों को करना है, पूरे दिन का जो हमें कार्य, जो जितने भी हमें कार्य करना उनको समय के अनुसार हमें बांट देना चाहिए। तो उसकी पहले से ही हमें रूपरेखा तैयार कर देनी चाहिए। तो उसके लिए हमें उसका आयोजन करना, यानी कि समय का आयोजन करना जरूरी होता है, उसकी रूपरेखा बनानी जरूरी होती है। फिर जो हमने रूपरेखा बनाई है उस पर क्या होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि हमने रूपरेखा तो बना ली, लेकिन उसको संपादित करने में हम झिझकते हैं। यानी कि जब कार्य करने का समय आता है हम उसका विचार या वह चीज हम सोच लेते हैं कार्य को, लेकिन जब उन कार्य को करने की बारी आती है तो हम झिझकने लगते हैं, वह कार्य समय पर नहीं हो पाते। यानी कि जिस तरीके से हमने कार्य के लिए हमने जो भी समय निश्चित किया है उस कार्य को उसी समय पर हमें पूरा करना है और नेक्स्ट समय के लिए हमें अगले कार्य को पूरा करना है। तो इस तरीके से जो भी हमने आयोजन किया या जो भी रूपरेखा बनाई है समय की, उस पे हमें नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है जो भी हमने कार्य किया है, पूरे दिन में हमने जितने भी कार्य किए हैं, लास्ट में जाके उनका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना जरूरी होता है। यानी कि पूरे दिन में हमने जो जो भी कार्य किए हैं उन सारे कार्यों में कितना समय लगा है, किस कार्य में अधिक समय लगा, किस कार्य में कम समय लगा, हमने कितना विश्राम लिया है, ये सारा जो है मूल्यांकन में अंतर्गत आता है। यानी कि इन सब के बारे में सोचना, उसको ध्यान से वापस समझना, यह सब कहलाता है मूल्यांकन। और जो कमियां उनमें रह गई है, जो परेशानियां उसमें आई है, तो अगले दिन के कार्य के लिए समय व्यवस्था के समय हम उन परेशानियों को, परिस्थितियों को या उन कठिनाइयों को हम सुलझा सके, यह मूल्यांकन का हिस्सा कहलाता है। जैसे कि जिस तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए हम क्या करते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या बना दे कि 1 घंटे या 1.5 घंटे, पौन घंटे हमें ये वाला सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। दूसरे अगले 2 घंटों के लिए हमें अगला दूसरा सब्जेक्ट लेना है कि इतनी देर तक 1 से 2 बजे तक मुझे हिंदी पढ़नी है, 2 से 3 बजे तक मुझे खाने पीने के लिए जाना है, 3 से 4 बजे तक मुझे अगला सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से अगले जो भी हमें कार्य करने हैं उसके लिए हमें एक तरीके से टाइम टेबल बना लेना चाहिए। तो वह कहलाता है समय व्यवस्था की प्रक्रिया कहलाती है। और उस जो समय टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल के अनुसार हमें साथ में चलना भी पड़ता है, उसके अनुसार ही हमें वह कार्य करने पड़ते हैं, तभी वह जो योजना बनाई है, रूपरेखा बनाई है, वह अच्छे से संपादित हो पाती है, वह पूरी हो पाती है। और पूरा दिन गुजरने के बाद
जो हमने रूपरेखा या हमने जो टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार हम कितना चले हैं, या वह उसके बीच उसके अनुसार चलने के बीच हमें कितनी परेशानियां आई है, कठिनाइयां आई है, तो वह सबका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। उन सबके बारे में सोचना जरूरी होता है। क्यों? कि जो भी रूपरेखा हम बनाते हैं उसमें, जैसे मैंने अभी बताया था कि अचानक भी कई कार्य आ जाता है, जैसे कि आकस्मिक जो कार्य हो जाते हैं, कि हम बीमारी हो जाते हैं, तो उसके अनुसार हम उसको संपादित करना मुश्किल होता है, या अचानक कोई मेहमान आ जाता है, या किसी कार्यवश हमें अचानक बाहर जाना पड़ता है, तो ये जो आकस्मिक कार्य आ जाता है उसके कारण जो हमारे हमने रूपरेखा बनाई है उसमें उस पे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। कई बार वह कार्य हम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, तो उसका बारे में पूरी तरह सोचना, या उसके लिए भी हमें कुछ समय टाइम निकालना, और उस कार्य को वापस हम अगले किस समय में उस कार्य को एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारा जो आयोजन है वह करना जरूरी होता है। और ये सारा आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, यह अच्छे से करना ही क्या कहलाता है? प्रक्रिया कहलाती है, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आज हमने समय व्यवस्थापन के बारे में बताया। समय व्यवस्थापन का आकलन, उसके जीवन चक्र की विभिन्न जो अवस्था है उसमें समय की जो मांग है, निर्धारण तत्व और उसकी प्रक्रिया, ये आज हमने, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होके, या इन सारी चीजों का ज्ञान होगा, या इसके बारे में गृहिणी को शिक्षित होगी, तभी समय की व्यवस्था अच्छे से कर पाएगी। और जब समय की व्यवस्था अच्छे से कर पाएगी तभी गृह व्यवस्था में वह अच्छे से हो पाएगी। तो गृह व्यवस्था को अच्छा, सुचारू और समय पर पूरा करने के लिए समय व्यवस्था का होना या उसका सदुपयोग होना बहुत ही जरूरी होता है। तो समय व्यवस्था अच्छे से संपादित हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आज पूरा हो चुका है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।